हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन बॉक्स यूट्यूब चैनल पर। और आज है डे 6 जहां हम पिछले 5 दिनों से रेगुलरली डिस्कस करते आ रहे हैं द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी से लिए हुए कुछ पैसेजेस। हमारा जो डिस्कशन रहता है उसमें हम कवर करते हैं रूल्स ऑफ ग्रामर, साथ ही वोकेबलरी इंप्रूव करने के लिए क्या नए वर्ड सीख सकते हैं हम वो देखते हैं। उसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी स्किल्स को कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं हम लोग वो भी देखते हैं। आइए अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो ब्रॉडली 3 पैसेजेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि हर एस्पेक्ट कवर किया जाए, फिर भी अगर कुछ छूट जाता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आइए सबसे पहले पहला पैसेज शुरू करते हैं डिस्कस करना। पैसेज कहता है येट आई न्यू, फिर भी, येट का मतलब होता है फिर भी, आई मैं, और न्यू है नो की सेकंड फॉर्म, या फिर बोल सकते हैं पास्ट इंडेफिनेट फॉर्म। सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट में बनाया गया है। तो फिर भी मैं जानता था, न्यू का मतलब होता है जानता था, जैसे कि नो को बोलेंगे आप जानना या पता होना। फिर भी मैं जानता था दैट की थिंग्स वर नॉट एज इडिलिक एज दे अपीयर्ड ऑन द सरफेस। 3-4 चीजें सीखने के लिए मिलेंगी इस सेंटेंस से। देखिए क्या चीजें नहीं थी, थिंग्स है प्लूरल है तो इसलिए वर का यूज हुआ है। वाज होता तो इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट होना था। चीजें उतनी नहीं थी एज इडलिक, इडलिक का मतलब होता है जितनी वो प्लेजेंट, जितनी सुखद प्रतीत या फिर शांत प्रतीत हो रही हैं उतनी शांत नहीं थी। एज दे अपीयर्ड ऑन द सरफेस, सरफेस होता है धरातल, यानी कि जितना दिखाई दे रहा है। अब इसको एक बार हिंदी में पूरा समझते हैं कि फिर भी मैं ये जानता था कि चीजें उतनी ज्यादा सुखद नहीं थी जितनी कि वो धरातल पर दिखाई, अपीयर मतलब दिखाई देना, धरातल पर दिखाई दे रही थी। अभी देखिए एज इडलिक एज, ये है पॉजिटिव डिग्री। 3 तरह की डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री मतलब जैसा मैं हूं वैसा ही, अगर ऐसे हमको बताना हो तो। और आई एम एज वाइज एज ही इज, जैसे कि मैं उतना ही बुद्धिमान हूं जितना वो है उस। या फिर आप कह सकते हैं दूसरी जो कंपैरेटिव डिग्री है, आई एम स्मार्टर देन हिम, तो मैं उससे ज्यादा स्मार्ट हूं। और तीसरा है आई एम द स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, मैं सभी स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा स्मार्ट हूं। तो 3 तरह की डिग्री होती हैं, यहां यूज हुआ है, ये है पॉजिटिव डिग्री। एज, 2 एज के बीच में एडजेक्टिव है। आगे बढ़ते हैं। आई ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व का मतलब होता है ध्यान से देखना या फिर गौर करना। मैंने गौर किया। द साइंस, साइंस होते हैं निशान, तो निशानों को मैंने ऑब्जर्व किया। वो भी किस चीज के निशान? ऑफ इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग होता है जो बिल्कुल एकदम निकट हो या फिर सर पे एकदम लटका हुआ बोलते हैं ना उसको। इम्पेंडिंग डूम, डूम होता है सर्वनाश, जो मैंने बिल्कुल निकट आ चुका था सर्वनाश, उसको ध्यान से, उसके लक्षणों को, साइंस निशान या फिर लक्षण, उसके लक्षणों को ऑब्जर्व किया। नॉट बिकॉज, इसलिए नहीं क्योंकि, आई वॉज सो मच मोर परसेप्टिव, परसेप्टिव होता है जिसको चीजें जो आसानी से समझ ले उसको परसेप्टिव बोलते हैं। परसेप्शन आपने सुना होगा वर्ड, उसका मतलब होता है समझने की क्षमता। तो परसेप्टिव जो कि चीजों को जल्दी से समझ सके। आई वॉज सो मच मोर परसेप्टिव देन द अदर्स एट द फर्म। देखिए कंपैरेटिव डिग्री आ चुकी है। ये है एक एडजेक्टिव, इससे पहले मोर का यूज हुआ है और इसके बाद में देन का। मोर कंपैरेटिव डिग्री को डिनोट करता है। 2 तरीके से आप कंपैरेटिव डिग्री यूज कर सकते हैं। एक तो यहाँ जैसे इन्होंने, इसके साथ आप ER नहीं लगा सकते तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने मोर का यूज किया है। अगर जिन सब वर्ड्स में आप ER लगा सकते हैं, जैसे कि स्मार्ट है, तो आप वहां पर मोर नहीं लगाएंगे, आप बोलेंगे उसको स्मार्टर, स्मार्टर देन दैट, स्मार्टर देन दिस। तो यहां पर इन्होंने क्या किया है कि कंपैरेटिव डिग्री बना दी है परसेप्टिव की, देन द अदर्स, और कंपैरिजन किया है जो और दूसरे हैं। तो ये कह रहा है कि मैंने जो विनाश, सर्वनाश या फिर विनाश आने वाला था उसके लक्षणों को गौर से देखा, इसलिए नहीं क्योंकि मैं जो है फर्म में औरों के मुकाबले, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव मतलब कंपैरिजन, और उससे पता चलता है मुकाबला मतलब यहाँ तुलना हो रही है, औरों के मुकाबले मैं बहुत ज़्यादा, सो मच मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों को जल्दी समझने वाला था, इसलिए नहीं मैंने ये देखा, बट सिंपली
लेकिन सामान्यतः या फिर साधारणतः इसलिए क्योंकि आई स्पेंट है, स्पेंड की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म है, जिसका मतलब होता है व्यतीत करना या बिताना। आई स्पेंट द मोस्ट टाइम विद द मैन की बात हो रही है यहाँ पर जूलियन की। अगर आपने अभी तक हमारे 5 सेशंस में साथ रहे हैं तो आपको पता होगा कि जूलियन है कौन। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो पिछले जो हमारे जितने भी सेशन रहे हैं इससे संबंधित, उसमें आप उसको देख सकते हैं। वापस से आते हैं इधर, देखिए मोस्ट है सुपरलेटिव डिग्री और उससे पहले यूज हुआ है दा का, तो ध्यान दीजिएगा सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का यूज करना होता है। मोस्ट टाइम विद द मैन इसलिए क्योंकि मैंने जो है उस आदमी के, द मैन मतलब द यूज आप तब करेंगे जब किसी व्यक्ति की या वस्तु की बात पहले ही कन्वर्सेशन में हो चुकी है। एक तरीका है ये द को यूज करने के लक्षणों को पहचानने का। आई स्पेंट द मोस्ट टाइम विद द मैन कि मैंने जो समय में अधिकतम या कह सकते हैं अधिकतम समय मैंने उस आदमी के साथ गुजारा था। वी है प्लूरल और वर इसलिए हमने यूज किया है। हम थे हमेशा, टुगेदर होता है साथ साथ, हम हमेशा साथ थे। बिकॉज क्योंकि वी वर हम थे, ऑलवेज एट वर्क क्योंकि हम हमेशा काम पर थे। एट वर्क मतलब काम पर होना। उसके बाद ये कहते हैं थिंग्स जो चीजें हैं या जो हालात हैं, नेवर सीम टू स्लो डाउन। स्लो डाउन मतलब धीमे पड़ना। तो जो चीजें हैं वो कभी भी धीमे पड़नी, सीम मतलब प्रतीत होना और ये उसकी सेकंड फॉर्म है। सीम्ड मतलब प्रतीत हुआ, तो चीजें कभी जो है धीमी पड़ती प्रतीत नहीं हुई। देयर वॉज ऑलवेज अनदर ब्लॉकबस्टर केस ऑन द होराइजन दैट वॉज बिगर देन द लास्ट। धीरे धीरे इसको डिकोड करेंगे, 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ है देयर। अगर सेंटेंस देयर से शुरू हो रहा है तो उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे वो कैसे डिसाइड होता है, उससे रिलेटेड ग्रामर में एक रूल है कि भाई अगर देयर के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का डिसाइड करना है, डिसीजन ये लेना है कि क्या हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, दैट इज सिंगुलर या प्लूरल, तो वो आप डिसाइड करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में जो फ्रेज है उससे। अभी देखिए अनदर ब्लॉकबस्टर केस, केस एक सिंगुलर है और प्लूरल अगर होता तो यहाँ पर केसेस होना चाहिए था। अब चूंकि ये सिंगुलर है तो इसलिए इन्होंने इसके अकॉर्डिंग वाज का यूज किया है। आप लोग समझ गए। देयर के बाद अगर देयर से सेंटेंस शुरू हो रहा है और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए, अगर आपको ये पता लगाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में देखना पड़ेगा आपको कि रेस्ट ऑफ द सेंटेंस या फिर उसका जो इमीडिएट फ्रेज है वो क्या कहता है। तो ये कह रहा है केस और वो है सिंगुलर इसलिए वाज का यूज हुआ है। अब आगे ये कहते हैं कि वहां था हमेशा एक और, अनदर मतलब एक और ब्लॉकबस्टर होता है जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, जैसे कि फिल्म या फिर कोई बुक हो सकती है। तो एक हमेशा से वहाँ हमेशा था एक और ब्लॉकबस्टर केस ऑन द होराइजन। होराइजन वही क्षितिज पर, क्षितिज बोला जाता है जैसे कि समतल, इसको आप समझ सकते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं धरातल पर एक और ब्लॉकबस्टर केस हमेशा वहाँ था जो कि दैट वाज जो कि था बिगर, बिगर भी एक कंपैरेटिव डिग्री है तो इसके लिए इन्होंने देन का यूज किया है। बिगर देन द लास्ट, पिछले वाले के मुकाबले और ज्यादा बिगर, बड़ा था। ठीक है। नो अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन वाज एवर इनफ फॉर जूलियन। देखिए हमारे कैरेक्टर का नाम भी यहाँ पर आ गया है कि तैयारी की कोई भी मात्रा, अमाउंट होता है मात्रा और नो मतलब कोई भी, नो का मतलब यहाँ पे नहीं से नहीं होगा। नो अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन पूरे फ्रेज का मतलब हो जाएगा तैयारी की कोई भी मात्रा वाज एवर इनफ फॉर जूलियन। जूलियन के लिए तैयारी की कोई भी मात्रा कभी भी पर्याप्त नहीं थी। एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है, जैसे मैंने यहाँ नहीं कहा तो वो नहीं की सेंस जो निकल के आ रही है वो इस नो से निकल के आ रही है। आप उसके साथ में नहीं के लिए नॉट मत यूज कर लीजिएगा, फिर हो जाएगा एक सेंटेंस में डबल नेगेटिव, नो भी नेगेटिव और वाज के साथ आप नोट का यूज भी कर लेंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि डबल नेगेटिव का परहेज करना है, सेंटेंस में 2 बार नेगेटिव वर्ड यूज नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब हमने समझ लिया कि जूलियन के लिए तैयारी की कोई भी मात्रा, चाहे उसने कितनी भी तैयारी कर ली हो, वो कभी भी पर्याप्त नहीं थी। व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, इफ यदि द जज ब्रॉट अप, ब्रॉट और अप
ब्रिंग अप की सेकंड फॉर्म है ब्रॉट अप और थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट अप निकलेगी। ब्रिंग अप होता है लाना। तो दिस क्वेश्चन और दैट क्वेश्चन, क्या होगा यदि जज ले आया ये क्वेश्चन या फिर वो क्वेश्चन। गॉड फॉरबिड, गॉड फॉरबिड मतलब भगवान न करे, भगवान न करे क्या होगा अगर जो है जज ने ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया या फिर वो वाला क्वेश्चन उठा लिया। ब्रिंग अप मतलब उठा लेना या ले आना इस तरीके से, लेकिन जो मतलब यहाँ पर निकलता है अच्छे आपके समझने के लिए वो होगा पूछ लेना। क्या होगा अगर जज ने ये वाला क्वेश्चन उठा दिया तो। देखिए अभी हम लोगों ने जो अपना पैसेज है उसको बेसिक्स के साथ कवर किया है। आइए अब देख लेते हैं हम लोगों ने इससे क्या कुछ नया सीखा वोकैबुलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला वर्ड था इडिलिक। देखिए प्रोनाउंसिएशन की जहां बात आती है वहां आप, मैंने जैसे कि अभी इडिलिक की ही प्रोनाउंसिएशन देखने के लिए 3-4 सोर्सेज को रेफर किया। अगर मैं सीधा इसको गूगल में टाइप करता हूं तो ये बोलता है, अगर गूगल के अनुसार इसके प्रोनाउंसिएशन में बोलूं तो वो होगा आइडिलिक, और वहीं उसके नीचे इसकी हिंदी लिखी थी तो वहां लिखा था इडिलिक। वहीं मैंने इसको मरियम वेबस्टर में भी देखा और एक और बहुत जानी मानी डिक्शनरी है उसमें भी देखा, तो वहां कहीं इडिलिक है कहीं आइडिलिक है। तो अभी प्रोनाउंसिएशन किसके हिसाब से तय होगी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रोनाउंसिएशन सभी ठीक है। वापस से आते हैं इधर। इडिलिक इज एन एडजेक्टिव विच मीन्स वेरी प्लेजेंट और पीसफुल, परफेक्ट। वेरी प्लेजेंट होता है बहुत ज़्यादा सुखद या फिर शांत, और परफेक्ट होता है वो चीज़ जिसमें अब और सुधार नहीं किया जा सकता, एकदम संपूर्ण जिसको बोलते हैं। उसके अलावा है इम्पेंडिंग। मैंने बताया था इम्पेंडिंग का मतलब होता है बिल्कुल जो सिर के ऊपर लटका हुआ हो। लाइट चली गई है तो अभी अगर शक्ल नहीं दिख रही हो तो फिर भी हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। इम्पेंडिंग इज एन एडजेक्टिव विच मीन्स यूजुअली यूज्ड अबाउट समथिंग बैड। ये सामान्यतः जो है कुछ ना कुछ बुरी बात के लिए यूज किया जाता है, और मतलब क्या होता है इसका, दैट विल हैपन सून, जो कि जल्दी ही होगा। तो इम्पेंडिंग का मतलब आप ये समझ लीजिए हिंदी में कि बिल्कुल मंडराना या फिर बिल्कुल एकदम जो सिर तक आ चुका हो। और जैसे कि इम्पेंडिंग डूम था तो सिर तक आ चुका खतरा या फिर सर्वनाश। अगला है डूम, बताया मैंने सर्वनाश होता है। ये एक नाउन है जिसका मतलब है डेथ और अ टेरेबल इवेंट इन द फ्यूचर विच यू कैन नॉट अवॉइड। मृत्यु या फिर कोई ऐसा दुखदाई इवेंट भविष्य में जिससे आप नहीं बच सकते। परसेप्टिव एडजेक्टिव है जिसका मतलब मैंने बताया था। हिंदी में अगर एक शब्द में बात करें तो बहुत गम्य होता है, यानी कि जिसको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएं। और अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो वो होता है क्विक टू नोटिस और अंडरस्टैंड थिंग्स। चीज़ों को जल्दी से नोटिस कर ले, जो पहचान ले या फिर उनको जल्दी से समझ ले, वो होगा गुण परसेप्टिव। सो अभी हम लोगों ने लगभग सभी कंप्लीट कर लिया है। अगले पैसेज को देखते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ आवर रिसर्च वाज लेस देन परफेक्ट। परफेक्ट मैंने बताया होता है संपूर्ण, जिसमें और अभी अधिक गुंजाइश की, मतलब जिसमें और गुंजाइश की आवश्यकता ना हो। तो क्या होगा, व्हाट वुड हैपन मतलब क्या होगा यदि हमारी जो शोध है वो परफेक्ट से कम हुआ। लेस भी एक कंपैरेटिव डिग्री है और उसके साथ में इसलिए इन्होंने देन का यूज़ किया है। अगर हमारा जो शोध है वो परफेक्ट से, संपूर्ण से कम हुआ तो क्या होगा। व्हाट वुड हैपन क्या होगा यदि ही वॉज सरप्राइज्ड इन द मिडिल ऑफ अ पैक्ड कोर्ट रूम। क्या होगा यदि वो जो है एक पैक्ड मतलब खचाखच भरे न्यायालय कक्ष में, कक्ष के बीचों बीच, इन द मिडिल ऑफ मतलब कक्ष के बीचों बीच। देखिए मिडिल से पहले दा का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि ये एक फ्रेज है, इन द मिडिल, इन द राइट, इन द रॉन्ग, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। पहले भी हम लोग अपने प्रीवियस सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि क्या होगा यदि वो जो है खचाखच भरे कोर्ट रूम के बीच में सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित या फिर भौचक्का रह गया तो, और भौचक्का रह गया और लुकिंग लाइक अ डियर कॉट इन द ग्लेयर ऑफ एन इंट्रूडिंग पेयर ऑफ हेडलाइट्स। देखिए ये जो फ्रेज है ना यहाँ पे, लुकिंग लाइक अ डियर कॉट इन द ग्लेयर ऑफ एन इंट्रूडिंग पेयर ऑफ हेडलाइट्स, इसका मतलब समझिए। देखिए एक इडियम होता है, उस इडियम पे लेके चलते हैं आपको पहले। लाइक अ डियर इन द हेडलाइट्स, मान लीजिए आप किसी जंगल में कहीं आप सफ़र कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, वहाँ पे अचानक से सड़क के ऊपर बहुत सारे हिरन वगैरह खड़े हैं और अचानक आपकी हेडलाइट उनके ऊपर पड़ती है। तो ये इडियम उस परिस्थिति को डिनोट करता है। वो इस तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं जो
हिरन हैं, कभी आप भ्रमण पर जाएं तो आपको ऐसा परिस्थितियां मिल सकती हैं, तो वो आप उनको नोटिस करेंगे कि बिल्कुल हेडलाइट उनके ऊपर पड़ रही है, तब भी वो वहाँ से हटेंगे नहीं, वो इस सिचुएशन में आ जाएंगे कि अब हम क्या करें। तो ये डिनोट करता है, रेफर करता है, यूज टू रेफर अ स्टेट ऑफ फियर, पैनिक और कंफ्यूजन सो एक्सट्रीम दैट इट इज इम्पॉसिबल टू एक्ट और थिंक नॉर्मली। डर की या फिर घबराहट की या फिर कंफ्यूजन की एक ऐसी अवस्था को जिसमें आदमी इतना ज़्यादा डर जाता है या कंफ्यूज हो जाता है कि उसके लिए सामान्य तौर पर सोचना या काम करना इम्पॉसिबल हो जाता है, असंभव हो जाता है। सो यहाँ आते हैं वापस से, लुकिंग लाइक अ डियर, एक उस हिरन की तरह जो कि ग्लेयर मतलब चमकदार, इंट्रूडिंग होता है जो कि घुसपैठिया हो, घुसपैठिया या कह सकते हैं जहाँ पे बिना आज्ञा के प्रवेश करना होता है। तो हेडलाइट्स गाड़ी की हेडलाइट से हो सकता है, मतलब तो इंट्रूडिंग पेयर ऑफ हेडलाइट से मतलब जो कि वहाँ पर, अब वो अगर जंगल में है या फिर जंगल के क्षेत्र में हिरन है तो उनके लिए तो हेडलाइट्स इंट्रूडिंग हुई ना, घुसपैठिया हुई। तो ग्लेयर होता है रोशनी, कॉट इन द ग्लेयर ऑफ एन इंट्रूडिंग पेयर ऑफ हेडलाइट्स, ठीक है। सो वी पुश्ड, इसलिए हम पुश करते थे या हमने पुश किया, आर सेल्फ खुद को, वी के लिए आर सेल्फ का यूज हुआ है, टू द लिमिट, हमने खुद को सीमा तक, टू द लिमिट, पुश टू द लिमिट मतलब सीमा तक खुद को धकेल देना। एंड आई गॉट सक्ड इनटू हिज लिटिल वर्क सेंटर्ड वर्ल्ड एज वेल, और मैं भी उसके छोटे से जो कार्य केंद्रित, जो उसका दुनिया थी कार्य केंद्रित दुनिया में, सक्ड इनटू मतलब फंसकर या फिर खींचा चला, फंस गया कह सकते हैं इसको, और एज वेल मतलब मैं भी, कि भाई मैं भी उसके जो कार्य केंद्रित छोटी सी दुनिया थी उसमें फंसकर रह गया। देयर वी वर, हम वहाँ थे, टू स्लेव्स टू द क्लॉक, घड़ी के दो गुलाम, स्लेव होता है गुलाम, टॉयलिंग अवे ऑन द 64th फ्लोर ऑफ सम स्टील एंड ग्लास मोनोलिथ। देखिए, देयर वी वर टॉयलिंग अवे, इसको छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए, वी वर टॉयलिंग अवे ऑन द 64th फ्लोर, 64वें माले पर, किसी स्टील और ग्लास से बने, मोनोलिथ होता है एक ही जो पत्थर से बना हुआ, तो ये एक इसको बताना चाह रहे हैं, बिल्डिंग को रेफर करना चाह रहे हैं। तो हम फंसे हुए थे या हम वहाँ पर फंसे नहीं थे, हम मेहनत कर रहे थे किसी स्टील और ग्लास के बने हुई बिल्डिंग के 64वें फ्लोर पर, वाइल जबकि मोस्ट सेन पीपल, सेन होता है जो कि बुद्धिमान या फिर कह सकते हैं जिनका दिमाग ठीक रहता है, इनसेन हो जाता है पागल, और सेन मतलब जिसका दिमाग ठीक हो, जबकि जो अधिकांश बुद्धिमान लोग थे, वर एट होम विद देयर फैमिलीज, अपने अपने परिवारों के साथ पे घर पे थे। तो हमने क्या समझा कि जबकि अधिकांश जो बुद्धिमान लोग थे या अधिकांश नॉर्मल लोग थे वो थे कहाँ थे, अपने घर पे अपने परिवार के साथ, विद देयर फैमिलीज। अब चूंकि पीपल यहाँ पर प्लूरल है और उसके लिए इन्होंने यहाँ पर देयर का यूज किया है। थिंकिंग, अब इसको फिर से देखिए, थिंकिंग वी हैड वर्ल्ड बाय द टेल, टू हैव समथिंग बाय द टेल या फिर टू हैव द वर्ल्ड बाय द टेल का मतलब होता है टू बी वेरी सक्सेसफुल। देखिए यहाँ पर इंट्रूड तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इंट्रूड इज अ वर्ब टू एंटर अ प्लेस और सिचुएशन विदाउट परमिशन और व्हेन यू आर नॉट वांटेड। तो ऐसी जगह बिना मतलब कह सकते हैं आप कि बिना अधिकार के या बिना परमिशन के कहीं जगह पर प्रवेश करना। टू हैव द वर्ल्ड बाय द टेल मतलब टू बी वेरी सक्सेसफुल, कंटेंटेड एंड हैप्पी इन लाइफ। ये सोचते हुए, थिंकिंग मतलब ये सोचते हुए, वी हैड द वर्ल्ड बाय द टेल कि हमने संसार को जीत लिया है। ब्लाइंडेड बाय एन इल्यूजरी होता है काल्पनिक, काल्पनिक वर्जन ऑफ सक्सेस, सफलता का काल्पनिक वर्जन से हम जो है अंधे हो रखे थे। ये सब जो है हमारी इन्होंने बताया है कि भाई देयर वी वर टॉयलिंग अवे ऑन द 64th फ्लोर। फिर उसके आगे कह रहे हैं ये यहाँ से देखिए, इल्यूजरी का मतलब देखते हैं, एडजेक्टिव है, दैट इज नॉट रियल ऑल्दो सीम टू बी, कि जो वास्तविक ना हो हालांकि वो लगे कि वो वास्तविक है। अगला पैसेज अब हम लोग देखते हैं, द मोर टाइम आई स्पेंट विद जूलियन द मोर आई कुड सी दैट
ही वॉज ड्राइविंग हिमसेल्फ डीपर इन टू द ग्राउंड। सबसे पहले एक चीज़ देखिए, द मोर यहाँ भी है और द मोर यहाँ भी है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर दो कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हुआ है और उनका आपस में कंपैरिजन हो रहा है तो उनसे पहले आप द का यूज़ जरूर करेंगे। हमने पढ़ा था कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले होना है, लेकिन अभी हमने देखा कि यहाँ मोर तो कंपैरेटिव डिग्री है, यहाँ भी, तो इससे पहले भी आप ध्यान दे लीजिए। आप जो है दो कंपैरेटिव डिग्री के साथ में अगर उनका आपस में कंपैरिजन हो रहा है तो उनसे पहले भी द का यूज़ करेंगे। तो आगे देखते हैं, द मोर टाइम, जितना ज़्यादा समय मैंने जूलियन के साथ में गुजारा, स्पेंड मतलब गुजारा, उतना ही आई कुड सी, मैं देख सकता था या मैंने देखा, दैट ही वॉज ड्राइविंग हिमसेल्फ डीपर इन टू द ग्राउंड। टू ड्राइव वन सेल्फ इन टू द ग्राउंड या फिर डीपर इन टू द ग्राउंड मतलब कि खुद को इतनी ज़्यादा धकेलना कि आप बीमार पड़ जाएं या आपकी मृत्यु हो जाए। तो मैं देख सकता था कि वो खुद को बीमारी की तरफ धकेलता जा रहा था। देखिए, ड्राइविंग वन सेल्फ इन टू द ग्राउंड एक इडियम है जिसका मतलब होता है टू वर्क वन सेल्फ टू द पॉइंट ऑफ इलनेस, इतना ज़्यादा काम करना कि आप बीमार पड़ जाए। इट वॉज, वह था या यह था, एज इफ, जैसे कि, एज इफ का मतलब होता है जैसे कि, ही हैड सम काइंड ऑफ अ डेथ विश। ये जो हैड यूज हुआ है ये पास्ट परफेक्ट की नहीं है, ये है पास्ट इंडेफिनिट में हैव की सेकंड फॉर्म के तौर पर। ऐसे कह सकते हैं इसको हम कि ऐसा लगता था जैसे कि उसकी मरने की किसी प्रकार की मरने की इच्छा उसने रखी हुई थी। नथिंग एवर सेटिस्फाइड हिम, कुछ भी उसको कभी सेटिस्फाई, संतुष्ट नहीं कर सका। इवेंचुअली, आखिरकार या फिर अंततः, हिज मैरिज फेल्ड, उसकी जो शादी थी वो असफल हो गई। ही नो लॉन्गर स्पोक विद हिज फादर, उसने अपने पिता से बात करना अब बंद कर दिया था या वो अब और अपने पिता से नहीं बात कर रहा था। एंड दो, और यद्यपि, ही हैड, ये फिर से हैड वही वाला आ गया, हैव की सेकंड फॉर्म। ही हैड एवरी मटेरियल पोजेशन एनीवन कुड वांट, मटेरियल होता है भौतिक और पोजेशन मतलब संसाधन, तो उसके पास हर एक, जो कि कोई भी चाहता था वो वाला हर एक संसाधन था उसके पास में। ही स्टिल हैड नॉट फाउंड, उसको अभी तक, हैड अब यहाँ पे आ गया है पास्ट परफेक्ट वाला, हैड नॉट फाउंड, फाइंड की थर्ड फॉर्म है ये, यहाँ पर मिलना, पाना। हैड नॉट फाउंड, अभी तक नहीं मिला था, वट एवर इट वॉज, जो भी यह था, दैट ही वॉज लुकिंग फॉर, और जिसको वह खोज रहा था, तो उसको वो अभी तक नहीं मिला था। इट्स शोड, यह दिखाई दिया, इमोशनली होता है भावनात्मक रूप से, फिजिकली होता है शारीरिक रूप से, और स्पिरिचुअली हो गया आध्यात्मिक रूप से। यह भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से दिखाई दिया। चलिए अगले पैसेज की तरफ चलते हैं। एट 53 ईयर्स ऑफ एज, 53 मतलब 53, 53 साल की उम्र में, जूलियन लुक्ड एज इफ ही वॉज इन हिज लेट 70s। लेट 70s का मतलब है 70 के आखिरी सालों में, तो वो ऐसा दिखाई देता था कि जैसे वो 70 के आखिरी सालों में है, और जबकि वो था कितने का, 53 साल का। तो इसको इस प्रकार से कह सकते हैं आप कि 53 साल की उम्र में जूलियन ऐसा दिखाई देता था जैसे कि वो अपने 70 के आखिरी सालों में है। हिज फेस वाज ए मास ऑफ रिंकल्स, रिंकल्स होता है झुर्रियाँ, उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ थी। ए लेस, कुछ कम, देन, लेस के साथ में देन का यूज हुआ है, कुछ कम किसी चीज से। ग्लोरियस ट्रिब्यूट टू हिज टेक नो प्रिजनर्स अप्रोच टू लाइफ इन जनरल, कुछ कम उसकी जो अप्रोच थी या जो उसका दृष्टिकोण था लाइफ में, इन जनरल मतलब होता है सामान्यतः, उसकी लाइफ में सामान्य रूप से जो उसकी अप्रोच थी जीवन के प्रति कि भाई कोई बंदी ना बने, उसको एक शानदार ट्रिब्यूट, एक शानदार श्रद्धांजलि जिसकी जितनी होनी चाहिए थी उससे कुछ कम, और लेस मतलब कुछ कम थी वो। एंड द ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस होता है बहुत विशालकाय या फिर शानदार कह सकते हैं आप, बहुत बड़ा, स्ट्रेस, तनाव, ऑफ हिज आउट ऑफ बैलेंस लाइफ स्टाइल इन
पर्टिकुलर। इन जनरल सामान्यतः सबको कवर किया जाएगा, और इन पर्टिकुलर मतलब विशेष रूप से एक पर्टिकुलर बात कही गई है। वो क्या है कि जो उसकी आउट ऑफ बैलेंस यानी कि संतुलनहीन जो उसका जीवन शैली थी, उससे जो उसको विशालकाय या बहुत ज़्यादा प्रेशर था, एक तो ये चीज़ हो गई। और एंड ये जो हमने पढ़ा है यहाँ से, उसको जो ट्रिब्यूट इनको जो इस मतलब वो जो इसने ये दोनों काम किए थे, उनको जो ग्लोरियस ट्रिब्यूट मिलनी चाहिए थी उससे कुछ कम थी ये। हिज फेस वॉज अ मास ऑफ रिंकल्स। द लेट नाइट डिनर्स, जो देर रात्रि के भोजन थे इन एक्सपेंसिव महंगे फ्रेंच रेस्टोरेंट्स में, और स्मोकिंग थिक मतलब मोटा, और क्यूबन सिगार, क्यूबा के सिगार जो क्यूबा में बने हों, बड़े फेमस होते हैं क्यूबन सिगार्स, क्यूबन सिगार को स्मोक करना, एंड ड्रिंकिंग कोनैक, इसको कोगनैक नहीं बोला जाएगा, जी साइलेंट है, कोनैक बोला जाएगा। और ये होती है एक फ्रांसीसी फ्रेंच ब्रांडी, जैसे भारत में ब्रांडी बोला जाता है, ये फ्रेंच ब्रांडी को बोला जाता है। ड्रिंकिंग कोगनैक आफ्टर कोगनैक। अब एक ध्यान दीजिएगा आप, अगर दो नाउन के बीच में एक प्रीपोजिशन आ रही है, ये भी नाउन ये भी नाउन, जैसे कि आपने सुना होगा डे टू डे या फिर डोर टू डोर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि आप इनको, ये जो डे है, इनको प्लूरल यूज नहीं कर सकते। आप हमेशा ऐसी परिस्थिति में जब इनके बीच में एक प्रीपोजिशन हो, तब उनमें आप क्या करेंगे, आप इनको सिंगुलर यूज करेंगे। अभी हम देखते हैं द लेट नाइट डिनर एक्सपेंसिव फ्रेंच रेस्टोरेंट में, और क्यूबन सिगार फूकना, और कोनैक आफ्टर कोनैक, एक कोनैक के बाद दूसरी कोनैक पीना, हेड लेफ्ट हिम, ने उसको छोड़ दिया था या उसका हाल बना दिया था, एम्बेरेसिंगली होता है शर्मनाक तरीके से उसको, और वेट मतलब हद से ज़्यादा भारी, या फिर जितना होना चाहिए था उससे ज़्यादा वो ओवरवेट हो चुका था। ही कॉन्स्टेंटली कंप्लेंड, वो नियमित रूप से ये शिकायत करता था, दैट कि वह बीमार था, एंड टायर्ड, और थक चुका था, ऑफ बीइंग सिक एंड टायर्ड, और बीमार और थके होने से थक चुका था। ठीक है, एक तो वो बीमार था, और दूसरा वो बीमार होने से और बीमार होने की वजह से, थके होने की वजह से भी थक चुका था। ही हैड लॉस्ट हिज सेंस ऑफ ह्यूमर, उसने अपना जो हंसी मजाक का अंदाज था उसको खो दिया था, एंड नेवर सीम टू लाफ एनी मोर, और अब और ज़्यादा वो हंसता दिखाई कभी नहीं देता था। आइए वोकेबलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं हमने क्या सीखा। सबसे पहले ग्लोरियस है, इट इज़ एन एडजेक्टिव विच मीन्स हैविंग और डिजर्विंग फेम और सक्सेस। अगला है अप्रोच, इट इज़ अ नाउन, इट मीन्स अ वे ऑफ डीलिंग विद समबडी और समथिंग। ये है कि आप किसी वस्तु या व्यक्ति को किस प्रकार से डील करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, उस तरीके को बताता है ये अप्रोच, इसका दृष्टिकोण इसको हिंदी में कहेंगे। उसके अलावा ट्रिमेंडस होता है वेरी लार्ज और ग्रेट, या फिर बहुत विशाल, बहुत बड़ा, या फिर बहुत महान। एम्बेरेसिंग एक एडजेक्टिव है, मेकिंग यू फील अनकंफर्टेबल और शाय, आपको जो असहज या फिर शर्मिंदा करे वो होता है एम्बेरेसिंग। सो अभी हम लोगों ने अपना जो सेशन है पूरा का पूरा वो कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि ये सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो। अगर कहीं कोई कमी लगती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।